हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्ट विद शिवकन्या। आज हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 10वीं में अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होती क्या है। इसका हम परिचय वीडियो चालू करते हैं। परिचय वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमारे चैप्टर के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी सूत्र है, जो भी जितने भी प्रकार की संख्या है वो हमें क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए परिचय वीडियो की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी आप कोई सी प्रश्नावली स्टार्ट करें तो उससे पहले आप लोगों को परिचय वीडियो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 1 वास्तविक संख्या। इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं होती क्या है। अब देखिए, वास्तविक संख्याओं को समझने से पहले आपको कुछ और परिभाषाओं को समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो पहली परिभाषा है प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं होती क्या है, तो ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है प्राकृत संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जो कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से चालू होती है, 1 से प्रारंभ होती है। ठीक है, देखिए 1 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोला जाता है, प्राकृत संख्याएं बोला जाता है। इसके बाद है पूर्ण संख्या। ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। जो प्राकृत संख्या है वो 1 से प्रारंभ होती है और जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होती है। ठीक है, तो प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 0 से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक है, ऐसी संख्या को क्या बोला जाता है, पूर्ण संख्या। अब देखिए, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसको अंग्रेजी के अक्षर एन से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर, इसीलिए इसको डब्ल्यू से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, इसके बाद है पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह पूर्णांक क्या होती है। ठीक है, तो देखिए, पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। अब देखिए, जो पूर्णांक होते हैं, ठीक है, उसमें कौन कौन सी संख्या होती है, ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। ठीक है, और इसके बाद में कौन सी संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं भी होती है। ठीक है, पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक संख्याओं का संग्रह। अब देखिए, ये जीरो के जो इधर है लेफ्ट साइड पे सारी कैसी संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, और जो राइट साइड पे है जो सीधे हाथ पे वो कैसी संख्या है, धनात्मक संख्या, पूर्ण संख्या। तो देखिए, पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है, अनंत तक जाती है, और ऋणात्मक संख्या 0 के इधर, मतलब जब इन दोनों संख्याओं को मिला देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पूर्णांक बन जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्याएं कहलाती। जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, 2, ऐसी संख्या को क्या बोला जाएगा, अभाज्य संख्याएं बोला जाएगा। तो देखिए, जैसे मैंने उदाहरण दिया 2। अब देखिए, 2 केवल 1 के पहाड़े में आता है और 2 के पहाड़े में, और किसी पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है। ठीक है, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए, 2 गुणन। तो ऐसी संख्या है जिसके 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती। जैसे मैंने एक और उदाहरण दिया 5। अब आपको पता है 5 जो है वो केवल 1 के पहाड़े में आता है और 5 के पहाड़े में आता है, और किसी पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है। जैसे देखिए 13 केवल 1 के पहाड़े में आता है और 13 के पहाड़े में आता है, और किसी पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता। तो ऐसी संख्या है जिसके केवल कितने गुणनखंड हो, 2, उसको क्या बोला जाएगा, अभाज्य संख्या बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, भाज्य संख्याएं क्या होती है। ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाते हैं। अब भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा। जैसे देखिए, मैंने उदाहरण के लिए लिखा 6। अब देखिए, 6 जो है वो 1 के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में आता है, फिर 3 के पहाड़े में आता है और 6 के पहाड़े में आता है। ठीक है, तो देखिए, इसके 2 से कितने ज़्यादा गुणनखंड होगा तो इसको क्या बोला जाएगा, भाज्य संख्या बोला जाएगा। इसके बाद देखिए 9 आपको पता है 1 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में आता है और 9 के पहाड़े में आता है। तो इससे इसके भी क्या हो गए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए। तो ऐसी संख्या है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं उसको भाज्य संख्या बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद है परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती है। ऐसी संख्याएं जो किस रूप में होती है, p/q के रूप में होती है, जहाँ p और q क्या है, पूर्णांक, तथा
क्यू ने 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्यू ने 0 नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती है। मतलब ऐसी संख्याएं जो किस रूप में होती है, p बटे क्यू के रूप में, उसको क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या बोला जाता है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए लिखा मैंने 2/5। अब देखिए 2 को बोला जाएगा p और क्यू 5 को क्या बोला जाएगा, क्यू। तो ऐसी संख्या है जो किस रूप में होती है, p बटे क्यू के रूप में होती है। जैसे 2/5, इसके बाद लिखा मैंने -5/3। ठीक है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि ये भी क्या है, p बटे क्यू के रूप में। तो ऐसी संख्या है जो p बटे क्यू के रूप में होती है, उसको क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ लिखा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q ने 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो नीचे वाली संख्या है उसने कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे यहाँ -5 के बटे में अगर 0 होता तो वो परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, इसके बाद देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जो p बटे क्यू के रूप में नहीं होती है। p बटे क्यू के रूप में है तो परिमेय संख्या, और p बटे क्यू के रूप में नहीं है तो अपरिमेय संख्या होगी। जैसे देखिए कर्णी 3 है, कर्णी 2 है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये p बटे क्यू के रूप में नहीं है। जैसे पाई है, पाई जो है वो p बटे क्यू के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद है नंबर 8 पे है वास्तविक संख्याएं, जो कि आपके अध्याय 1 का नाम है वास्तविक संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह, संग्रह को समूह भी बोला जाता है। तो परिमेय संख्याओं तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। इसका मतलब अगर हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ दें या इकट्ठा कर दें या इसका समूह बना दें तो उसको क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोला जाता है। तो जब हम परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्या बोला जाता है। अब देखिए वास्तविक संख्या है, आपको बता दिया कि परिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या के अंदर कौन कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या में भी प्राकृत संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक, ये प्राकृत परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। अब देखिए आप बता सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी। और जो परिमेय संख्या है, अगर आपको कोई पूछे कि क्या परिमेय संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती है तो आपको बताना है हाँ होती है, सत्य सत्य में अगर आपको आए तो। ठीक है, और परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है तो आपको बताना है कि हाँ होती है। परिमेय संख्या क्या पूर्णांक संख्या होती है तो आपको बताना है सत्य होती है। लेकिन अगर आपको कोई उल्टा पूछे कि क्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या होती है तो उसमें आपको बताना है नहीं होती है, क्योंकि जो परिमेय संख्या होती है वो p बटे क्यू के रूप में, तो प्राकृत संख्या p बटे क्यू के रूप में नहीं होती है। तो फिर आपको अगर कोई पूछे कि पूर्ण संख्या परिमेय संख्या होती है तो आपको बताना है कि जो पूर्ण संख्या होती है वो परिमेय संख्या नहीं होती है, और पूर्णांक संख्या है जो है वो परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या का तो आपको बता दिया है, ये अपरिमेय, ये सारी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो वास्तविक संख्याएं परिमेय अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद नंबर 9 है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब अगर एक भाज्य संख्या है तो उसको अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए मैंने एक उदाहरण लिया है यहाँ पे 66। ठीक है, अब देखिए अगर 66 के का गुणनखंड निकालते हैं, अब देखिए आखिरी में क्या है, 6 है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 तियाँ 6। फिर 3 है तो 3 से भाग जाएगा, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 11 बन गया। अब 11 के पहाड़े से कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक है, तो इसके क्या क्या गुणनखंड आए हैं 66 के, 2 गुणा 3 गुणा 11। क्या क्या गुणनखंड है, 2 3 और 11। और जो 2 है 3 है और 11 है ये सारी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसका मतलब किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद है नंबर 10 पे एलसीएम तथा एचसीएफ में संबंध। एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या, इसको ए भी बोला जाता है, गुणा दूसरी संख्या इसको भी बोलते हैं। तो इसका सूत्र होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। देखिए जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको पहली संख्या दे दी 66 और दूसरी संख्या दे दी 420, ठीक है,
और आपको HCF दिया जाए 6 और बोला जाए कि LCM क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। इसके सवाल आपको आते हैं, ठीक है। तो LCM दिया है, LCM ज्ञात करना है, HCF दिया है, पहली संख्या भी दी है, दूसरी संख्या भी दी है। तो क्या करेंगे, ये सूत्र लगा के इसको क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए LCM आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, तो इसको वैसा का वैसा लिख दो। HCF आपको कितना दिया है, 6। पहली संख्या आपको कितनी दी है, 66, और दूसरी संख्या आपको कितनी दी है, 420 दी है, ठीक है। अब आपको LCM क्या करना है, ज्ञात करना है। तो LCM को क्या करना है, इधर ही रहने देना है, और 66 और जो 420 है वो भी उसकी जगह पे रहेगा, और जो 6 गुणा में है इधर कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। देखिए सिर्फ ये 6 को उठा के सिर्फ यहाँ बटे में लाए हैं, भाग में लाए, बाकी LCM भी उसकी जगह पे है, 66 भी उसकी जगह पे है, और 420 भी उसकी जगह पे। इसको 6 से काट दिया, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6। कौन से पहाड़े से काटा आपने, 6 के पहाड़े से काट दिया, ठीक है। तो इधर LCM बराबर क्या बचा आपके पास में, 11, गुणा इधर आपके पास में क्या बचा, नीचे 420 बचा है। 11 गुणा 420, और जब 11 में 420 का गुणा करेंगे तो आपके पास LCM क्या आ जाएगा, 4620। क्या आ जाएगा आपके पास, 4620। यही LCM आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। तो LCM और HCF में यही संबंध होता है कि अगर आपको पहली संख्या और दूसरी संख्या दी है, HCF दिया है, तो इस तरीके से LCM ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। इसके क्वेश्चन आपको आते हैं एक्सरसाइज में, अभी आगे आपको आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ ये परिचय वीडियो समाप्त होता है। इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।